deformities and defects. पैथोलॉजिकल एनालिसिस नहीं है. डैश हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉज डिफॉर्मिटीज एंड द डिफेक्ट्स, वो है एम्ब्रियोलॉजी. एम्ब्रियोलॉजी में आपने कल पढ़ा था ना कि वो कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज और डिफेक्ट्स हैं जो बाय बर्थ होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है. एम्ब्रियोलॉजी है, ये नहीं है इसमें. ठीक है, ये जो पीछे था बस वही है. स्टडी ऑफ डिजीज बॉडी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी. ये करेक्ट करें इसको, ये गलत ऑप्शन दिया है मैंने, सी है इसमें. 8 का जी बिल्कुल, 9 का सी है. कल जब मैंने आपको इतनी डिटेल से बताया था कि एम्ब्रियोलॉजी में हम ये भी देखते हैं कि कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज और एब्नॉर्मैलिटीज जो है ना वो क्या है, तो उसको क्या कहते हैं, वो एम्ब्रियोलॉजी में जो है ना डिस्कस किया जाता है. Dash is the branch of anatomy that deals with the study of any specific parts of the body is called specific part. जब हम specific part की बात करते हैं तो क्या कहलाता है, regional anatomy. Dash is branch of anatomy that deals with the study of any system of the body is called system से systematic anatomy बनता है. Right, dash is the branch of anatomy that deals with the study of diagnosis of disease is called applied anatomy. कोई भी डिजीज है, उस डिजीज को उस स्ट्रक्चर से रिलेट करना, तो हम उसको क्या कहते हैं कि इस पे अप्लाइड एनाटॉमी हुई है, तो वो क्या है, स्टडी ऑफ डायग्नोसिस एंड डिजीज इज कॉल्ड द applied. Dash is the branch of anatomy that deals with the study of cross sectional part of the human body is called the cross sectional anatomy. ठीक है, अगर आपने ये साथ करते रहे अपने तो आपका वो हो जाएगा. सेकंड लेक्चर हमारा था बायोकेमिस्ट्री का. बायोकेमिस्ट्री के भी गिवन एमसीक्यू चेक करें. वन 153 से 153 190. अच्छा, बायोकेमिस्ट्री 190 पर जो ये था आपका जो पहले 3 4 5 है ना, दे आर रिलेटेड टू द बायोकेमिस्ट्री बट नॉट एक्चुअल टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो तो हमने यहाँ से किया है. हाँ, ये पढ़ना है हमने, लेकिन आप इसको जो है ना वो कर लें, ओवरऑल एनाटॉमी के दिए हुए हैं इन्होंने. ठीक है, आप ये पढ़ लें. बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद द लिविंग organisms. Biochemistry, the main focus is on the structure, function and interaction of the biological macromolecules. Micromolecules, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनमें जो उसका स्ट्रक्चर है, उसका इंटरेक्शन है और उनका क्या फंक्शन है, ये सब जो है ना वो किसमें डिस्कस किया है, बायोकेमिस्ट्री में. A shampoo may be developed that enhances the curliness or softness of the hair after the study of characteristic of the protein keratin. बालों में जो प्रोटीन पाई जाती है, हमने कल जिक्र किया था कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें हम मेजरली जो है ना 3 कंपाउंड्स, आपका ओवरऑल जो बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो 4 टॉपिक्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन और साथ में वाइटामिन्स. अब वाइटामिन्स और आपके हार्मोन्स, ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं आपके बायोकेमिस्ट्री के. इसके गेट होंगे. अब उसमें जो है ना उनके स्ट्रक्चर भी, उनके फंक्शन भी, उनकी फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, उसकी ह्यूमन बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको डिस्कस करना है. पूरा बायोकेमिस्ट्री का सिर्फ यही है. तो इसमें जो है ना जो बालों में प्रोटीन पाई जाती है वो क्या कहलाती है, केराटिन. Biochemical investigation helps for the suggestion of the best food and medicine. Rickets, pellagra, beriberi, scurvy are the example of biochemical deficiencies. ये किसकी deficiency है, विटामिन की. ठीक है जी.
किसकी डेफिशिएंसी है? विटामिन। अच्छा, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। अक्सर देखा आपने विटामिन कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से हो जाता है। अच्छा, आपकी आज पहली क्लास है ना? कल आप नहीं आए थे तो हम डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री का सिंगल लेक्चर हुआ था। कल हमने डिस्कस किया था और आज इनके एमसीक्यूज कौन कौन से आते हैं, किस तरह से वो बेस करते हैं, साथ साथ आप तैयारी करते हैं ना, इंशाल्लाह आपका जो है ना वो मुश्किल ही नहीं होगी आखिर आपको एग्जाम के उसमें। अच्छा, ये ऐसा करें, ये जो बायोकेमिकल प्रिंसिपल एंड टर्मिनोलॉजीज ये आप खुद से कर लें, कर लेंगे, मैं करवाऊँ उसको? हाँ, टॉपिक भी मेजर रह जाएगा ना। ये टॉपिक से इनरेलेवेंट है, मतलब इनरेलेवेंट से मुराद ये है कि आपका हो सकता है जनरल नॉलेज भी इतना हो कि आप इस टॉपिक को कर लें। एंड वी विल डिस्कस इट ऑन नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है ना? इंशाल्लाह इसको हमने नेक्स्ट सैटरडे को डिस्कस करना है। आप इसको जो है ना खुद से कर लें। कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सा आज जो हमने स्टार्ट किया हुआ था इसमें किस तरह का है, कार्बोहाइड्रेट जनरली मेड ऑफ द, कल हमने बताया था ना आपको, कार्बोहाइड्रेट किससे बने हुए हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हैं। अनऑर्गेनिक कंपाउंड किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स शुगर एंड वाटर, हाइड्रोजन कार्बन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट कार्बन और उसके गिर्द जो है लातादार वाटर के मॉलिक्यूल्स का मौजूद होना, वो क्या कहलाता है? इसको हम कह सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है ये। पॉलीहाइड्रोक्सी, जब हम पॉली का जिक्र करते हैं तो वो क्या होती है? मोर देन 2 उसमें आ जाते हैं, तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, इसको हम कह सकते हैं कि कार्बन और वाटर से बने हुए होते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज CnH2ON। इसमें N जो है वो क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन, और वाटर के गेट में जो N है वो क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दो चीजें होंगी ना, कार्बन की तादाद इसमें होगी और साइड चेन होती है, उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें H को ऐड होना है या फिर वाटर को ऐड होना है। इसको पूरा करने के लिए कार्बन की मैट्रिक्स में आपने किया हुआ है, कार्बन की वैलेंसी को कम पूरा करने के लिए फिर हम देखते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड पर कौन सा एटम जो है ना वो अटैच होता है, या कौन सी साइड चेन जो है ना वो अटैच होनी है, या फिर वो स्ट्रक्चर जो है ना उसमें मजीद किस चीज को ऐड करके वो कौन सा कंपाउंड बनने जा रहा है वो होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक लिक्विड, एसिडिक वाटर एंड द ऑर्गेनिक लिक्विड्स में जनरली वो हल होता है। कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट है स्वीट टेस्ट। There are 2 types of carbohydrate on the base of the functional group, aldehyde and ketone। कल हमने बताया था carbohydrates are the polyhydroxy aldehyde or the ketone compounds which on the hydrolysis further give the polyhydroxy, हाँ, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है? ये क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसने कहा कि एक कीटोन होता है, दूसरा कौन सा होता है? एल्डिहाइड। अब जिन शुगर कंपाउंड्स में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें एल्डिहाइड पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एल्डो शुगर कहते हैं, और जिसमें कीटोन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कीटो शुगर कहते हैं। नेक्स्ट मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, हमने कल 3 सोर्स पढ़े थे इसके। वेजिटेबल से भी हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट से भी मिलता है, और साथ में हमें किससे मिलता है? पीनट्स, लेंटिल्स, मूंगफलियां या दाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो कौन सी थी? मूंगफली थी। पीनट्स में कार्बोहाइड्रेट है, और वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में भी। लेकिन मेजर सोर्स कौन सा है इसका? प्लांट है। प्लांट में दोनों आ जाएंगे, वेजिटेबल भी और फ्रूट्स। बल्कि फ्रूट्स में तो हर एक में ही जो है ना शुगर तो लाजमी मौजूद है ना, सिवाय लेमन के। जो नींबू हम
यूज़ करते हैं उसमें सिट्रस जो बहुत ज़्यादा सिट्रस है ना उसमें नहीं है, नींबू में नहीं है। इसके अलावा जो बड़ा मशहूर है वो इंडिया वाले बहुत ज़्यादा खाते हैं उसको, आंवला। आंवला खाया कभी आप लोगों ने आंवला? शुगर का मरीज आलू वगैरह खा रहे हैं, उसमें नहीं होता कार्बोहाइड्रेट है उसमें, फिर भी खा रहे हैं। फिर भी वो यही तो गलत फहमी है कि कंप्लीटली शुगर से खाली कोई फ्रूट नहीं है सिवाय नींबू का। मैंने इसका जिक्र किया आंवला का, उसकी वजह ये है, या सिट्रस फ्रूट होता है जो अक्सर डाइटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, वो गोल इतना बड़ा होता है चकोतरा टाइप, उसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता। बाकी जो माल्टे हम खाते हैं इसमें तो अच्छा खासा लोग जो है ना अच्छे से माल्टे बैठ के खा जाते हैं रोटी के बाद, वो भी खाना खाने के बाद, तो उसमें वो डबल शुगर चाय पीने के मेरे पास जी, चाय पीने के मेरे पास। हाँ चाय में मीठा नहीं पीना, बाकी सारी चीज़ें खानी। मेरे भाई को शुगर है, वो भी इसी तरह करता है, चाय चीनी के बगैर और साथ में गुड़ वाला हलवा तो खा जाता है। इसलिए तो कह रहे हैं ये मिथ बनी हुई है कि वो ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि जो आपने शरबत पिया ना उसका इफेक्ट जल्दी आना है बॉडी में, इसके बनस्पत जो आपने हलवा खाया उसका थोड़ा देर से आना है, क्योंकि वो हलवा पूरी प्लेट आप खा जाते हैं आपको, लेकिन आप शुगर है ना, देखें एक गिलास शरबत पीते हैं दूसरा गिलास पीने के लिए आपको थोड़ा सा ठहराव चाहिए होता है कि नहीं अभी नहीं हम पी सकते ना। उसकी वजह ये होती है कि जितने भी लिक्विड्स हैं वो फौरी तौर पर आपके ब्लड शुगर लेवल्स को हाई करती हैं, तो आपकी बॉडी जो है ना वो एक मैसेज देना शुरू हो जाती है कि इनफ, इतनी रिक्वायरमेंट थी, और इसके बाद जो है ना स्टॉप, अब मजीद जो है ना वो किसी हाँ नहीं चाहिए बॉडी को, रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपका वो फीडबैक मैकेनिज्म जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वैसे जो है ना यही वाला फार्मूला हमारे उसमें कर रहे होते हैं, तो चाय भी इतनी अच्छी बात है, एक अच्छी कोशिश है, लेकिन ऊपर से जो इतनी सारी चीज़ें खा लेते हैं वो अच्छा। कार्बोहाइड्रेट्स, विच वन इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सीरियल्स, फ्रूट्स, सीड ऑफ कॉटन एंड सीरियल्स। सीरियल्स का क्या देखा है? गंदम से बनी हुई बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बिस्किट्स, जैसे गंदम का दलिया, जैसे अब उससे रेलिवेंट बहुत सारे सीरियल्स जो है हमारे पास हैं, गंदम से बनी हुई चीजें जो है ना, केक जो है वो आपके पास जो है वो गंदम से बना हुआ है, बल्कि वो गंदम से भी नहीं बना हुआ, वो किससे बना हुआ है? मैदे से, जिसमें गंदम से कई गुना ज्यादा शुगर पाई जाती है। ये मालूम है आप लोगों को? जब हम समोसा खाते हैं उसके अंदर जो रोटी इस्तेमाल होती है वो भी मैदे से बनी हुई है, और मैदे में आम उसके मुकाबले में ज्यादा शुगर पाई जाती है। तो जो मैदा हमारा इसलिए कहा जाता है कि जो गंदम का आटा है ना उसके साथ जो छान होती है उसे निकालना चाहिए, वो तो अच्छा फाइबर है, वो शुगर को जो है कंट्रोल करता है, लेकिन जो हम उसको भी निकाल के फिर उसको और प्रोसेस करके जो बिल्कुल ही वाइट आटा हम खाते हैं वो तो फिर किसी इसका बेनिफिट नहीं है आपकी गट के लिए भी और आपके शुगर के लिए भी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स आर द डैश मोस्ट अकरिंग सब्सटेंसेस इन द नेचर ऑफ द नेचर आफ्टर द वाटर। सेकेंड, पानी के बाद हम लोग जो है ना वो रोटी से ही पेट भरते हैं, इसलिए वो एक तो हमें दस्तियाब भी होती है, और हम वो भी है ना गंदम खोरी के लाते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ज़्यादा आदि है ना, हमारी अपनी फसलें होती हैं तो फिर हम गंदम ज़्यादा खाते हैं, इस तरह से हम नहीं रह सकते। ये तो नहीं खानी चाहिए, नहीं, हमें वो आदत मेरे ख्याल से बड़े हमारे जो है ना वो यही इस्तेमाल, बल्कि वो तो शुरू से यही हमने जो अपने बचपन में भी कि आप एक ही दो रोटी खाएं तो फिर इसको ताकत मिलनी है, तो वो शुगर से पेट भर रहे हैं, बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, आप प्रोटीन नहीं ले रहे, आप ऑयल नहीं ले रहे, तो इसलिए चपाती जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहती एक ही सिंगल चपाती एक टाइम में काफ़ी है, उसके साथ आप ले रहे सैलेड, आप कुछ और ले रहे हैं उसके साथ, ताकि अगर पेट फुलनेस अगर नहीं आती, और वैसे भी जो आपका मैकेनिज्म है ना बॉडी का, ये मैं आपको जनरल वो इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपको खाना खाने के बाद जो ये मैसेज आना है ना, ये भी जहाँ से आप कुछ लेके आए हैं, अच्छा ठीक है, आपने वैसे भी
क्या देख रहे हो आप? क्या देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं आप? ना इसको तो अब क्लासरूम में नहीं आना है बेटा, हम डिस्टर्ब होते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा होगा तो खुद चल के आ जाएगा। अभी थोड़ा सा चलना सीखेगा ना, हम मजा मत भी नहीं पे खुद चल के आ जाएगा मेरे पास क्लास में। क्यूरियस होते हैं बच्चे हर चीज के बारे में, कि वो भी क्लास में। अच्छा, हम क्या करते हैं कि जो आपका मैकेनिज्म है जो ये बताए कि आपका पेट फुल हो गया है, आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है, वो खाना खाने के आधे घंटे बाद एक्टिवेट होता है। ये वो आधे घंटे बाद खाना खाने के एक्टिवेट होता है। आप अंदाजा लगाएं कि हम उस वक्त जब पेट फुल कर चुके होते हैं, फिर हमें कौन सी फीलिंग आती है? बहुत ज़्यादा खा लिया हमने, तो अब तो मतलब बिल्कुल ही पेट जो है ना फुल हो गया, हमने कोई भी खाना नहीं छोड़ा होता। जबकि इस्लाम में भी है कि एक खाना खाने का, एक पानी का और एक हवा के लिए। एक चीज है जिससे ना बेहतरी हो सकती है खाने के मामले में, कि तकरीबन 20-25 मिनट पहले 1-2 गिलास पानी के पीने, एग्जैक्टली। तो फिर और इससे एसिडिटी भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, आपके स्टमक की पीएच होती है वो नॉर्मल हो जाती है। ये भी है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आर द second most occurring dry weight of the plant is due to the cellulose। अब आगे जो है ना आपने वो नेक्स्ट लेक्चर में आज कार्बोहाइड्रेट हम पहले खत्म कर लें, मेरा ख्याल है कार्बोहाइड्रेट खत्म कर दें या फिर ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट आप वो कर दें फिनिश, उसके बाद जो है ना मैम इसमें इंट्रोडक्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बस यही है, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट शुरू हुई। हाँ नहीं दिया ना, जी थोड़ा तो देना चाहिए। हमने आपको कल बताया था। आपके पास वो भी तो आ सकती है ना कि वो डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री, या आपकी डेली लाइफ में जो है बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, इस तरह के क्वेश्चन इसमें डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको पता भी होना चाहिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, आपने ना ये स्विच कर देना है, ऑन कर दिया? हाँ ऑन है। अच्छा जी, आज हमारा सेकंड लेक्चर था कार्बोहाइड्रेट। कल आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, किसने डिस्कवर किया कार्बोहाइड्रेट को, बायोकेमिस्ट्री को। और आज आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जो कल आपने पढ़ा, मुझे उम्मीद है कि उसको तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी सिंपल था। इसकी बस डेफिनेशन दोबारा से मैं रिवाइज करती हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और द कीटोन्स और देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इसलिए कह रहे हैं कि बाज़ बार जो है ना वो एक शुगर, 2 शुगर और 3 शुगर जो है वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, और विच और हाइड्रोलिसिस गिव्स द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है फर्दर ब्रेक होता है, डाई शुगर जो है ना वो मोनो शुगर में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद जो है ना वो मतलब कि एब्जॉर्प्शन के लिए रेडी अवेलेबल होती है बॉडी में। बॉडी में भी एब्जॉर्ब होने के लिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो है वो क्या होती हैं, ब्रेक डाउन होती हैं इसमें सिंपलर सब्सटेंसेस में, और उसके बाद जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। अब हमने जो 2 ग्रुप पढ़े थे, एक था एल्डिहाइड ग्रुप, कौन सा बनवाना, ये दोनों कल से ही आज नहीं। एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा ग्रुप था मेन इसका, कीटोन। अब जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो R C डबल O और H, ठीक है जी। यहाँ पर क्या था, C कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड
और ये H। अब जो इसमें कीटोन ग्रुप था उसमें क्या था C, उसमें दो साइड चेन है R और डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, इसमें दो साइड चेन है, R क्या कहलाती है, साइड चेन है। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट और कोई भी कंपाउंड आके अटैच हो सकता है, आर का मतलब ये होता है। ठीक है जी, जो फर्दर ऐड होंगे इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए, इसमें कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है या फिर कोई और कंपाउंड जो इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर इसके ऐड होने की वजह से जो है वो क्या बन जाता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाता है किसी भी कंपाउंड का। अच्छा, ये अब चेन और द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो दोनों फॉर्म में पाए जाते हैं, साइक्लिक फॉर्म में पाए जाते हैं और वो किस में पाए जाते हैं, चेन फॉर्म में पाए जाते हैं। और स्ट्रेट चेन में कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्या डिफरेंस है स्ट्रेट चेन में और उसमें साइक्लिक में? स्ट्रेट चेन क्या होती है, जैसे ये है 1 2 3, ये 4 5 6, ये 6 कार्बन है। ठीक है जी, अब हमने इसमें जो O और H ये वाला आ गया, C डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, एल्डिहाइड अटैच हो गया। अब इसके साथ जो है हमने फर्दर ये फर्स्ट कार्बन मिला दिया, ये सेकंड कार्बन है इसका C2 है, इसके साथ हमने H और ये OH। अब जो हमने बताया था आपको कि जो R है वो क्या कहलाती है, साइड चेन कहलाती है। अब ये पूरी जो है वो क्या हो गई, ये इसकी साइड चेन के तौर पर अटैच हो गया उससे HOH। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फिर HOH, फिर यहाँ पर OH H, फिर यहाँ पर OH H, और जो आखिरी है C6 है CH2OH। अब ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया आपके पास, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है जी, ये आपके पास स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, जो आपके पास वो है, अभी किसका स्ट्रक्चर बताया हमने, ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी एल्डोज कंटेनिंग शुगर्स हैं जिसमें क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, वो कौन सी हैं? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज में जो है वो कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। फ्रक्टोज में कौन सा पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है। और गैलेक्टोज में भी जो है वो कौन सा पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, एल्डोज शुगर पाई जाती है। इससे हमने ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द एल्डिहाइड कंटेनिंग कार्बन, एल्डिहाइड कंटेनिंग, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एल्डोज शुगर है। जबकि जो फ्रक्टोज है उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है, और वो क्या कहलाता है, कीटोन शुगर कहलाता है। डिफरेंट पता चल गया, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर द एल्डोज शुगर while the fructose is the ketose sugar, जो फ्रूट्स में पाई जाती है शुगर वो कहलाती है फ्रक्टोज। और एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एल्डिहाइड
aldehyde group is always present on the first carbon of the sugar. ठीक है जी, Yes. फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, किसमें? ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। अक्रेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अब आपने पढ़ा था एमसीक्यूज। कार्बोहाइड्रेट कौन सा मोस्ट अक्रिंग कंपाउंड्स है? सेकंड लार्जेस्ट अक्रिंग सब्सटेंस इन द नेचर आफ्टर द वाटर। सबसे ज्यादा पूरी कायनात में वाटर पाया जाता है एंड जो शुगर है वो सेकंड मोस्ट अक्रिंग कंपाउंड है इन द वर्ल्ड। The surprising quantity of the carbohydrates can be known by considering the point that cell wall of all the plants made up of the cellulose 50 to 80% of the dry weight of plant is due to cellulose। इसकी वजह ये है कि जो प्लांट्स आपके पास पाए जाते हैं उसमें जो सेलुलोज होता है वो किससे बना होता है? 50 to 80% आपका सेलुलोज है, जो कि इन नेचर क्या है? शुगर है। सेलुलोज में किससे क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। और ज़्यादातर प्लांट्स की 50 to 80% जो वो है ड्राई वेट है, तो वो प्लांट का वो किसकी वजह से है? सेलुलोज की वजह से है। नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कल आपने पढ़ा था कौन कौन से रिएक्शन होते हैं जो बायोकेमिस्ट्री में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं? कल आपने पढ़ा था एनाबॉलिक रिएक्शन और द कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो प्लांट्स जो है वो अपना जो फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बना रहे हैं वो क्या कहला रहा है? वो फोटोसिंथेसिस है, देखिए वो कौन सा रिएक्शन कहलाता है? एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट्स मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड 50% ऑफ डेली कैलोरीज कम फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 4 किलो कैलोरीज। अच्छा जी, शुगर का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा वो है, हमने क्या नाम बताया? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट आल्सो इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन रिएक्शन इन्वॉल्व। हमने आपको दोनों जो रिएक्शन कल करवाए थे उसमें क्या हो रहा था? जो एनाबॉलिक प्रोसेस था, C6 कार्बन के मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है मिलकर क्या बना रहे थे? C6H12O6 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या कह रहा था? फोटोसिंथेसिस कह रहा था। ये एनाबॉलिक रिएक्शन कह रहा था। जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है वो किसके जरिए हो रहा है? रेस्पिरेशन के जरिए हो रहा है, जिसमें जो है ना वो जो एनर्जी यूज होती है C6H12O6 वो किस ब्रेक डाउन हो रहा है? किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहा है, वाटर प्लस ATP और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एनर्जी दे रहा है। क्योंकि रेस्पिरेशन में जो है ना वो आपको एनर्जी की जरूरत है, क्योंकि आप रिस्पायर कर रहे हैं और सांस लेने का अमल और सांस ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, तो उसके लिए जो है ना वो एनर्जी यूज हो रही है। उसका एनर्जी के लिए ये जो ग्लूकोज है वो क्या ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपायर कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है और वाटर मॉलिक्यूल्स आने लग रहे प्लस ATP, और ये किसके लिए यूज होता है? सेलुलर एनर्जी के लिए यूज होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बनता है। How carbohydrates supply the energy? The simple carbohydrates are absorbed directly by a small into the blood stream। जो भी हम खाना खाते हैं ये ग्लूकोज है, उससे हमें कैसे एनर्जी मिलती है कि वो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होकर हमारी आंतों में क्या होते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिर हमें जो भी काम करने होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें ना लो एनर्जी फील हो रहा है, तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट से वो एनर्जी लेनी होती है। एनीहाउ अगर कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो आपकी बॉडी में रेडीली अवेलेबल नहीं है, जैसे आपने फास्टिंग के साथ है, आप बिल्कुल जो है ना वो सुबह आपने रोज़ा रखा, सहरी की और एट द टाइम ऑफ इफ्तार जो है ना आप कहते हैं बिल्कुल ना लो एनर्जी आप फील कर रहे हैं, तो उस वक्त पूरी सोर्स जो है ना वो
अब पूरे दिन के लिए तो आपने जो है ना अपने काम काज करने हैं, तो एनर्जी का सोर्स कहाँ से आ रहा होता है? पूरा दिन तो आप नहीं खा रहे आप खाना, और आप फास्टिंग के साथ हैं, रोजे के साथ हैं, तो वहां पर एनर्जी का सोर्स कहाँ से आ रहा है? आपके जो फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट है, जो आपकी बॉडी में चिकनाई है, वो क्या कन्वर्ट हो रही होती है? अल्लाह ताला की तरफ से वो भी किस में कन्वर्ट होती है? वो किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। वरना जितना हम जितना खाते हैं, या हम जो फैट भी ले रहे हैं, हम शुगर भी ले रहे हैं, शुगर तो जितनी आपने खाया इंस्टेंट सोर्स है ना, आपने खाया आपको एनर्जी मिल गई, उसके बाद जो है ना वो फिर आपको दोबारा नेक्स्ट स्टेप जो है फिर आपने खाना फिर आपको एनर्जी मिली है। लेकिन जब आपके पास खाना दस्तयाब नहीं है तो आपके जो फैट है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होके और फिर आपको क्या दे रहा होता है? एनर्जी दे रहा होता है। तो ये जो हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाइड एनर्जी, तो वो इस तरह का ये बड़ा सोर्स है। उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। पढ़ा है पहले कभी आप लोगों ने ग्लूकोनियोजेनेसिस? अच्छा, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल, ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, असिस्ट इन कंस्ट्रक्शन करते हैं बॉडी ऑर्गन की, और असिस्ट करते हैं बॉडी एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम के, हेल्प इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल, हेल्प इन लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब आप बाहर अगर शुगर कम ले रहे हैं, तो जब आपके फैट जो आपकी बॉडी में डिपॉजिट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? शुगर में, और आपको एनर्जी दे रहा है, तो इससे आपकी जो बॉडी में फैट है वो कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। इसलिए कार्बोहाइड्रेट जो है ना क्या करें? हेल्प करते हैं लोअर द कोलेस्ट्रॉल लेवल, प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। इसके अलावा ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन। आपकी जो आंत है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, उसमें अल्लाह पाक की तरफ से, कुदरत की तरफ से नेचुरल वो है बैक्टीरिया है, फ्लोरा है, वो पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बैक्टीरिया? एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई उसका नाम है। वो बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो बैक्टीरिया जो है ना वो आपकी जो गट है उसमें हाजमे में भी हेल्प करता है, आपको डायजेस्ट में भी चाहता है, आपको और बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। आपने कुछ खा लिया ऐसा, जैसे हमने बाहर से हम खाना खा लेते हैं और कोई हमने उसमें लिटिल बिट जो है जर्म्स भी मौजूद हैं, लेकिन हमने खा लिए, तो कैसे सबसे पहले जो है ना वो कहाँ पे डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं? आपके स्टमक में। इसकी वजह से हाई पीएच की वजह से एसिडिक पीएच आपके स्टमक में पाई जाती है। और सेकेंडली अगर फिर भी रह जाते हैं, वो नहीं खत्म हुए, तो वो आपके इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया, कुदरती बैक्टीरिया जो है ना पैदा किए हैं, वो उसको क्या करते हैं? खात्मा कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है ये पॉइंट उससे है वो है कि ये प्रोवाइड करते हैं ग्लूकोज। और उनकी खुराक क्या है? ग्लूकोज है, उनकी खुराक भी ग्लूकोज है। एंड बैलेंस द वाटर मिनरल बैलेंस, पानी का और मिनरल्स का एक तवाज़ुन है आपकी बॉडी में, उसको भी बैलेंस करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, क्योंकि सेल्स जो है ना वो वाटर मिनरल बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं, तो सेल को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो इसके वो सेल जो है क्या यूज़ करता है एनर्जी के लिए? ग्लूकोज। फंक्शन समझ आ गए? ये भी आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो आपके 3-4 ये फंक्शंस हैं, आपने इसको याद करके रखना है। स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट, इसमें सिंपली कार्बोहाइड्रेट हु हैज लो मोलेकुलर मास आर स्वीट इन टेस्ट एज द complexity and the molar mass increase, sweetness decreases। वो कह रहे हैं जितना लो मॉलिक्यूलर वो होगा, जितना लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, उतना ज़्यादा जो है ना वो क्या होंगे? मोर स्वीट होगा फल। और जितना जो है ना वो कम स्वीट होगा, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? मोलर मास और मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज होगा। ये हम कह सकते हैं कि लो मॉलिक्यूलर मास के जो फ्रूट्स हैं उसमें वो क्या होते हैं? लेस स्वीट होते हैं, ये कह सकते हैं। अच्छा जी, इन द फ्रूट द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एज द फ्रूट्स राइपन।
खैर फ्रूट जो है ना वो बाज का कच्चा कम कम मीठा होता है, पकने के बाद वो ज़्यादा मीठा हो जाता है, तो वो एक अलग वो है। लेकिन जो है ना स्वीटनेस जो है ना वो इसके साथ क्या होती है, लो मॉलिक्यूलर वेट के साथ अच्छी स्वीटनेस होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, कितने तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं? टोटल 4 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रेजेंट है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड द पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स। अच्छा, मोनो जैसा कि नाम से जाहिर है ये वो कंपाउंड, शुगर कंपाउंड्स जिसमें सिंगल शुगर पाई जाती है। डाइसेकेराइड्स वो शुगर कंपाउंड जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स वो शुगर कंपाउंड्स जिसमें 3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं, 3 से लेकर 10 तक। एंड पॉलीहाइड्रोक्साइड जो है ना वो ग्रेटर देन 10 और मोर, कितने भी हो सकते हैं। अच्छा, अब जो मोनोसेकेराइड्स है, क्या उसको हम वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं? हाइड्रोलाइज, एक टर्म यूज होती है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है? उन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकअप, एक चीज का 2 हिस्सों में डिवाइड होना। मोनोसेकेराइड्स को जो है हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। डाइसेकेराइड्स जो है ना वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? डाइसेकेराइड 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मोनोसेकेराइड्स में। इसको फर्दर हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, वरना ये अपनी क्या खो देंगे? अपनी पहचान खो देंगे। ओलिगोसेकेराइड्स भी 3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी हाइड्रोलाइसिस में कुछ डाइसेकेराइड दे सकते हैं और कुछ मोनोसेकेराइड दे सकते हैं। एंड पॉलीसेकेराइड्स तो फर्दर जो है वो हाइड्रोलाइज होकर मुख्तलिफ कंपाउंड दे सकते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है? 1, डाई का मतलब 2, ओलिगो 3 से ज़्यादा, एंड पोली मोर देन 10। अब मोनोसेकेराइड्स, दे आर स्वीट इन टेस्ट। मोनोसेकेराइड की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इट कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस इनकी नहीं हो सकती है। जनरली दे आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में क्या फॉर्मूला है? C के साथ डबल बॉन्ड O और 2 साइड चेन के साथ अटैच है। और जबकि एल्डिहाइड में क्या फॉर्मूला है? C डबल बॉन्ड O और उसके साथ एक साइड चेन अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रेट और मोनोसेकेराइड्स, 2 तरह से हमने मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई किया। नंबर 1 एल्डोज शुगर एंड नंबर 2 कीटोन शुगर। जो एल्डोज शुगर है उसमें कौन कौन सी आते हैं? एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। It is also called as the grape sugar। इसको हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर। किसको कहते हैं उर्दू में? ग्रेप्स, अंगूर को। ठीक है। It is widely distributed in nature. It combines with other sugar to form important disaccharides such as sucrose, maltose and the lactose। मोनोसेकेराइड्स जो है ना वो अगर 2 मोनोसेकेराइड्स को आप अटैच करें तो क्या बन जाएगा? ये हम आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह से जो है ना वो कंपाउंड कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये कंबाइन होती है विद अदर शुगर टू फॉर्म द इम्पोर्टेंट डाइसेकेराइड्स। मोनो शुगर जो है ना वो कंबाइन होती हैं टू फॉर्म द
important disaccharide sugars such as sucrose, maltose and the lactose. आइए आगे आप पढ़ेंगे कि sucrose में कौन-कौन से दो शुगर के वो मॉलिक्यूल्स अटैच हैं और लैक्टोज के साथ कौन से दो शुगर अटैच हैं और माल्टोज के साथ कौन से अटैच है. इट इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टार्च. इन शास्त्र से हमें हासिल होती है. इट इज द मेन शुगर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. और ह्यूमन बॉडी के लिए भी जो मेन शुगर है जो कि इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है वो कौन सी होती है? ग्लूकोज. आपने कभी देखा है मेडिकल स्टोर पर वो जो 25% ग्लूकोज एम्प्यूल्स पाए जाते हैं? देखें, सब में देखे हैं वो. ये आप भी कहते हैं कि ये बहुत एनर्जी के स्लो एनर्जी के साथ इसको ग्लूकोज की बोतल लगाई जाए. 10% भी होता है, 5% भी होता है, 10% भी होता है. लेकिन जो 25% होता है उसमें सबसे ज़्यादा शुगर की मतलब कि वो इंस्टेंट उसके लिए है. जैसे एक पेशेंट आया है वो हाइपोग्लाइसेमिक है या फिर जो है वो बिल्कुल शुगर लो के साथ आया है, फौरी तौर पर जो है ना वो ये क्या कर दिया पिलाया जाता है. तो वो ग्लूकोज जो है ना वो इंस्टेंटली जो है बॉडी में क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है. इसीलिए ये किसमें पाई जाती है? ह्यूमन बॉडी में भी ग्लूकोज पाई जाती है. इट नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ ह्यूमन इन फास्टिंग में कौन सी क्या रेंज है? 80 to 100 और रैंडम में 100 से 120 180 भी है. रैंडम 180 तक है. अच्छा, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज. ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं. उसके एग्जाम्पल राइबोज, एक्सट्रोज एंड ग्लूकोहेक्टोज. अब आ जाए कीटोज पर. कीटोज जो है उसकी जो एग्जाम्पल है एल्डोज शुगर की एग्जाम्पल थी ग्लूकोज और कीटोज शुगर की कौन सी एग्जाम्पल है? फ्रक्टोज. अब जो फ्रक्टोज है द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ द फ्रक्टोज इज सक्रोज. फ्रक्टोज का जो कॉमन सोर्स है वो क्या है? It is sweetest of all the sugar. Pure honey contain fructose. जो आपके पास शहद यूज होता है उसमें कौन सी शुगर पाई जाती है? फ्रक्टोज. अब ये ना सोचिएगा कि हनी का हम जितना भी खा रहे हैं उसका कोई नुकसान नहीं है. उसकी भी 1 से 2 चम्मच ही जो है ना वो खानी चाहिए. अब हनी में भी शुगर है. या फिर हम सोचेंगे वो जो गन्ना है गन्ने का रस तो भले आप जब पी रहे तो उसका कोई नुकसान नहीं है, वो भी शुगर ही है. तो वो भी आप लिमिटेड उसमें इस्तेमाल करिए. या फिर गुड़ हम जो इस्तेमाल करते हैं जगरी कहते हैं ना गुड़ को इंग्लिश में, तो वो भी हम आपने लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है या रिकमेंड भी करना है. तो वो भी चीनी मतलब तरह जो है ना उसमें शुगर है लेस वो, लेकिन वो कम केमिकल के साथ है एज कम्पेयर टू चीनी. अच्छा जी. इट इज प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन द स्पाइनल एंड एक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द स्पर्मेटोजोआ. क्या एग्जांपल है कीटोज की? इरिथ्रोलोज, राइबोलोज एंड स्यूडोहेप्टलोज. अब आइए डाइसैकेराइड्स पर. आर यू गेटिंग? यहाँ तो क्लियर है सबको? ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़रा स्पीडी भी लेके चल रही हूँ. और जो मुश्किल टॉपिक होंगे चले आप वहाँ पर जो है थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता आपको समझा दें. अब इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं. उसके 2 एग्जाम्पल हैं, एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर. अच्छा, डाइसैकेराइड्स पर आ जाए. वो क्या होते हैं? जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल अटैच हों तो वो क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड्स बनाते हैं. 2 मोनोसेकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस हमें हासिल होते हैं. इसके बाद डाइसैकेराइड्स है. Disaccharides occur naturally. They are less sweet than the monosaccharide. The two आपने क्या पढ़ा था कि जितना ज़्यादा स्वीट होगा उतना उसका क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा. अब वो ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है ना लेस स्वीट होते हैं देन द मोनोसेकेराइड्स. ये क्या कह रहे हैं डाइसैकेराइड के बारे में कि वो लेस स्वीट होते हैं किसके मुकाबले में? मोनोसेकेराइड्स के मुकाबले में. एंड जबकि डाइसैकेराइड्स में 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं. ऐसे ही तो इस पॉइंट को ना भूलिएगा, एमसीक्यूज पढ़ ले फिर से भी और अपने नॉलेज के लिए भी.
The two monosaccharides units with the glycosidic linkage, they are white crystalline solid, और ये white crystalline solid होते हैं किससे अटैच होते हैं, ये 8C6H12O6 अटैच है किससे, C6H12, दो शुगर मॉलिक्यूल अगर हो गए, ये क्या कहलाती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किससे अटैच है, एक शुगर कंपाउंड दूसरे शुगर कंपाउंड से किसके जरिए अटैच है, इस बॉन्ड के जरिए अटैच है, ग्लाइकोसिस हम क्या कह रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। They are soluble in water and their molecular mass greater than the monosaccharide, और इनका molecular mass जाहिर है ज्यादा होगा किसके मुकाबले में, मोनोसैकेराइड के मुकाबले में, क्योंकि उसका दो अटैच हो गए, दो कंपाउंड। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स, एक होते हैं होमोजेनस और एक होते हैं हेटेरोजेनस। होमोजेनस कौन से कंपाउंड्स होंगे, जिसमें दो अटैच होने वाले शुगर कंपाउंड जो है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। होमो का मतलब क्या होता है, हम शक्ल, एक जैसा। हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, होमोजेनस कंपाउंड वो शुगर हैं if all the sugar molecule in the disaccharides are same, it is called a homogeneous disaccharide, जैसा कि माल्टोस। और हेटेरोजेनस कौन से होते हैं, माल्टोस में कौन कौन से अटैच है, माल्टोस जब दो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बना रहा है, माल्टोस। ठीक है, एक तो इसमें दो शुगर मॉलिक्यूल हो गए, ये डाइसैकेराइड हो गया, और दूसरा क्या कहला रहा है, ये होमोजेनस कहला रहा है, और ये क्या बन गया, माल्टोस। क्लियर, होमोजेनियस की हेडिंग और डेफिनेशन हेटेरोजेनियस की होमोजेनस नीचे लिखा हुआ है, if all sugar molecule are different in disaccharides are called heterogeneous। डेफिनेशन डिफरेंट तो ठीक कह रहे हो, डिफरेंट ही लिखा है, हाँ। होमो के अंदर लिखा है, हाँ, गलत लिखा, गलत लिखा है। हाँ गलत लिखा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, आप मेरा पॉइंट गेट करें। Yes। ठीक है, दूसरा है हेटेरोजेनस, if all the sugar molecules are different in disaccharides is called as the heterogeneous। जैसे कि इसकी एग्जांपल है सक्रोज। अब सक्रोज किससे बना है, जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाएं तो क्या बनेगा, अब ये क्या हो गया, एक तो ये डाइसैकेराइड है, दो शुगर कंपाउंड अटैच है, और सेकंड ये कौन सा है, हेटेरोजेनस है। यहाँ तक क्लियर है सबको, वी मूव फॉरवर्ड। लैक्टोज, हेटेरोजेनस में एग्जांपल है लैक्टोज। लैक्टोज किससे बना है, ग्लूकोज प्लस गैक्टोज। अब जो सक्रोज है वो किसमें पाया जाता है, सक्रोज हमारे खाने की टेबल पर जो शुगर चीनी मौजूद होती है वो क्या कहलाती है, सक्रोज। लैक्टोज जो है ना वो कौन सी शुगर है, डाइसैकेराइड है, जो कि किसमें पाई जाती है, मिल्क में पाई जाती है। एंड माल्टोज वो किसमें पाई जाती है, फ्रूट्स में पाई जाती है। ओलिगोसैकेराइड्स, ऑन द हाइड्रोलाइज्ड दी शुगर इज 3 or 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, और ये फिजियोलॉजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलीसैकेराइड्स having more than 10 sugar molecules and their disaccharides on hydrolysis and or further hydrolysis give the mono। पॉलीसैकेराइड्स पहले किसमें कन्वर्ट होंगे, डाइसैकेराइड्स में, उसके बाद फर्दर उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, मोनोसैकेराइड्स में, और फिर वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड द हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। वो जैसे हमने सेम है इसका। अच्छा, द पॉलीसैकेराइड्स व्हिच yield one type of monosaccharides on the hydrolysis are called homopolysaccharides। अब इसमें क्या आ गया, क्योंकि वो ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स हैं, अब वो हाइड्रोलाइसिस में डाइसैकेराइड्स भी दे रहे हैं और मोनोसैकेराइड्स भी दे रहे हैं, तो वो वाला पॉलीसैकेराइड जो कि हाइड्रोलाइसिस पर हमें सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स देगा, वो क्या कहलाएगा, होमोपॉलीसैकेराइड्स।
और हेट्रोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल क्या है? स्टार्च एंड द ग्लाइकोजन। अच्छा, हेट्रोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल क्या है? म्यूसिलेजेस एंड हेमीसेलुलोज। एग्जांपल इसकी ये है सेलुलोज, ये किस में पाया जाता है? मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ, प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ द प्लांट। सेलुलोज। स्टार्च किस में पाया जाता है? इट इज स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट इन फॉर्म एंड ग्रेन। ग्लाइकोजन, it mainly occur in animal muscles and the liver. ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में शुगर किस फॉर्म में वो जमा होता है या एनिमल्स पे? ग्लूकोज जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टोर भी हो रहा है ना ग्लूकोज आपकी बॉडी में, फैट में तो होता है, ग्लाइकोजन की सूरत में, जो कि आपको आपके मसल्स में एब्जॉर्ब वो जमा होता है और स्टोर हो रहा होता है, और फिर एट टाइम ऑफ एनर्जी आप उसको यूज कर रहे होते हैं। स्टार्च स्टार्च में पाया जाता है, ग्रेन्स में पाया जाता है, सीड्स में पाया जाता है एंड ट्यूबर्स में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा टॉपिक